गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 24 अगस्त 2020 की क्लास 9th की वर्कशीट्स को। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज की आपकी पहली वर्कशीट है बेटा मैथ्स की। साइंस याद आ रहा है मुझे। मैथ्स की आपकी पहली वर्कशीट है। आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी मैथ्स के डायग्राम होते हैं उनके जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। जैसे ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी को ध्यान देंगे। तो चिल्ड्रन, यू विल नो दैट द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेट अस प्रूव। तो उसको प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये प्रूफ करना है। सी फिगर। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने क्या किया, इस पी पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन खींच दी एक्स वाई। अब जब हमने एक्स वाई लाइन खींची तो आप ध्यान से देखिए इसमें दो जेड बनेंगे। हम उन जेड को ही उपयोग करेंगे। एक जेड बनेगा ये वाला, और इसके हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो एंगल 5, एंगल 1, एंगल 4, तीनों एंगल एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल है तो 180 डिग्री होंगे, क्योंकि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 1, 2, 3 भी 180 डिग्री के ही होंगे। यही इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने कहा एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। 4, 1, 5 क्यों? क्योंकि ये तीनों लीनियर पेयर बनाते हैं। दूसरा एंगल एक्स पी, अब उसने कहा कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा। ये एंगल 4 इस एंगल 2 के बराबर होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जेड बना है। और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा, एक और जेड बना है। तो सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया तो आपके पास आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। सीधा करके लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री। दूसरा थ्योरम है कि इफ़ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angles so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। मतलब अगर यहाँ पे ये लाइन खींच दी तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा इसका सम इन दोनों अंदर वाले एंगल्स के बराबर होगा। ये कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? ध्यान से अगर मैं देखूँ तो अभी देखा मैंने कि एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इस एंगल के अलावा इन दोनों का जो भी सम होगा, देखिए इस एंगल का सम इस पीछे वाले के साथ भी 180 डिग्री है और इस एंगल का सम इन दोनों के साथ भी 180 डिग्री है। तो एक तरीके से ये हो गया ना कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इस बाहर वाले एंगल के बराबर है। ठीक है। और बहुत सिंपल सी बात है, उन्होंने एक क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व कर रखा है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ क्यू टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, टी क्यू आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। आप एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार अपने आप किस तरीके से सॉल्व किया। हम सीधा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है जिसमें उन्होंने एंगल 135 हमको दे रखा है। ये आपका एंगल एस पी आर है, 135 हमको दे रखा है। और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री ये भी दे रखा है। और कहा एंगल पी आर क्यू निकालो। आपको पी आर क्यू ये वाला एंगल निकाला है। तो देखिए मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को। मैंने कहा जी एंगल, ये वाला एंगल और इसके पीछे वाला एंगल 180 डिग्री होंगे। तो एस पी आर प्लस आर पी क्यू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर बनता है। मैंने कहा जी 135 एस पी आर की वैल्यू है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, प्लस आर पी क्यू इक्वल्स टू 180। तो आर पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो ये अंदर वाला एंगल आ गया 45। फिर मैंने कहा कि ये एंगल पी क्यू टी की वैल्यू भी 110 दे रखी थी। ऐसे ही इसके पीछे वाली वैल्यू निकाली, पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर 180 डिग्री। और क्योंकि ये लीनियर पेयर है और 180 में से 110 माइनस कर दिया तो पी क्यू आर की वैल्यू आ गई 70। देखिए इस ट्राइंगल में जो वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, अब ट्राइंगल पी क्यू आर को देखते हैं। मुझे एंगल पी भी पता है, मुझे एंगल क्यू भी पता है, आर मुझे निकालना है। तो भाई एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री। तो 70 प्लस 45 115 हो गया। तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री माइनस करने पे। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यूज़ गिवन है। तो बेटा देखिए जो वैल्यूज़ गिवन थी वो सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी ग्रीन कलर के पेन से। अब ध्यान से देखिए, मुझे गिवन है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, यानी कि ये जो पी क्यू लाइन है और जो पी एस लाइन है परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो गया।
तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर टी। पी क्यू आर टी ऑल्टरनेट एंगल, देखिए जेड बनता है। अगर ये 65 है तो ये पूरा एंगल भी 65 होगा। 65 में से अगर 28 को माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा x। भाई ये पूरा एंगल कितना है, x प्लस 28। 65 में से 28 माइनस कर दिया, x की वैल्यू आ गई 37। अब देखिए ट्राइंगल मुझे पता है ये 90, x 37, y की वैल्यू निकाल ली एंगल सब प्रॉपर्टी निकाल के। एंगल p प्लस एक्स प्लस वाई 180, p 90 है, x 37 अभी निकाला और y की वैल्यू मुझे पता निकालनी है। तो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 प्लस 37 कितना होगा 127, माइनस किया आपकी y की वैल्यू आ गई 53। तो बेटा x की वैल्यू हो गई 37 और y की वैल्यू हो गई 53। आपके सामने आंसर। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और अब मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ, 3 2 1। अगली जो एक्सरसाइज है बेटा वो है आपकी आज, अगली जो वर्कशीट है वो साइंस की है। साइंस की वर्कशीट है जिज्ञासा दीदी व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, हाउ डज सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस। तो आज ज्ञान क्वेश्चन पूछ रहा है। हर रोज़ जिज्ञासा दीदी क्वेश्चन पूछती है और ज्ञान आंसर करता है। आज ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी बताती है कि ज्ञान एज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ एटलीस्ट 3 पार्ट्स ऑफ इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बेटा किसी भी तरीके के सेल में 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं। वो 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। The fluid inside the cell that is covered by plasma membrane is called cytoplasm. Apart from nucleus, there are specialized, very minute structures present in the cytoplasm called cell organelles. The main cell organelle present in eukaryotic cell are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, plastids, vacuoles and mitochondria. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये कि किसी भी सेल के अंदर 3 चीज़ें तो होती ही होती हैं। वो 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है उसकी सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, जो ये निश्चित करती है कि चीज़ें अंदर कैसे जाएंगी और बाहर कैसे आएंगी। दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है उसका दिमाग। बेटा कोई भी चीज़ बिना दिमाग के तो चल नहीं सकती, तो न्यूक्लियस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है वो पार्ट जो एक तरीके से सेल के ब्लड का काम करता है। सारी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर ब्लड प्लस साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। उसके अलावा सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ईच सेल ऑर्गेनल कैरी सम क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शंस। तो हर सेल ऑर्गेनल कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को काम करता है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पूरा करता है, जो हम अगली वर्कशीट में अब देखेंगे। उसके बाद द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स विच इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ, जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और कुछ और सेल ऑर्गेनल्स आती हैं, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर ज्ञान पूछता है कि व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? तो वो समझाते हैं कि ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस बाय लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। तो किसी भी सेल के अंदर अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन दीज केमिकल रिएक्शंस आइदर some substances is formed like the protein, or substance is broken down to form another substance like breakdown of glucose to produce energy. All these chemical reactions occurring inside the cell are known as metabolic processes. These are constantly taking place in the body. Metabolism is a general term that is used to describe all chemical reactions involving in maintaining the living state of the cell and the organism. तो वो कहता है कि वो समझाते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी सेल के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में हर घंटे हर टाइम चलता रहता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी के इतने सारे जो सिस्टम होते हैं वो मेंटेन होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के और बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट होती है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आपको प्लांट सेल का और एनिमल सेल का डायग्राम भी दिख रहा होगा। हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, डायग्राम आप देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन यही है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, लेबल इट्स इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो बेटा आपके सामने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही आपके सामने बने हुए हैं। दोनों डायग्राम आपको अपनी कॉपियों में बनाने, बहुत सुंदर एकदम टकाटक डायग्राम अपनी कॉपियों में बनाइए, देखकर कलर भरिए और उसके बाद अपनी मैडम को भेजिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, गिव वन एग्जाम्पल। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस की डेफिनेशन हमने यहीं पे पढ़ी थी, यहीं से नोट डाउन कर लेते हैं आज। यह आएगा यहाँ से, इन some chemical reactions either some substances is broken like synthesis of protein, or a substance is broken down
to form another compound like breakdown of glucose to produce energy. All these chemical reactions occurring inside the cell are known as metabolic processes. तो आपका metabolic processes इन these से लेके और metabolic processes तक होगा. ये आपका सेकेंड आंसर है. कर लीजिए सेकेंड आंसर को नोट डाउन, फिर तीसरा स्टार्ट करते हैं. चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सेकंड आंसर अब तक लिख ही लिया होगा. इतना टाइम आपको दे दिया है मैंने, ताकि आपने पॉज करके लिख लिया होगा. तो आगे बढ़ते हैं तीसरे आंसर की तरफ. तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो आपके सामने आ गया एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस. प्लांट सेल जो होता है, एनिमल सेल जो होता है स्मॉलर होता है, प्लांट सेल लार्जर होता है. एनिमल सेल नो सेल वॉल, प्लांट सेल सेल वॉल. एनिमल सेल्स न्यूक्लियस इन द सेंटर, प्लांट सेल का न्यूक्लियस ऑन द साइड. एनिमल सेल के मैनी वैक्यूल्स, प्लांट सेल का ओनली वन वैक्यूल. एनिमल सेल का कैनॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, प्लांट सेल का सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स. एनिमल सेल का नो प्लाज्मोडेस्माटा और प्लांट सेल का हैज़ प्लाज्मोडेस्माटा. तो ये डिफरेंस हो गया आपका तीसरा आंसर. और चौथा क्वेश्चन है वेयर इज साइटोप्लाज्म लोकेटेड. तो मैंने लिख दिया है साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन द सेल. इट इज़ अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस विच कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स. तो ये आपका चौथा क्वेश्चन. तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है. ले लीजिए, 3-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको. पॉज करके फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. तो अगली जो वर्कशीट है वो है सांवले सपनों की याद. हिंदी का चैप्टर है, देख लेते हैं फटाफट क्या क्या लिखा है आपने. तो इसमें है कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं. तो पिछली बार हमने सलीम अली के बारे में पढ़ा था कि सलीम अली जो थे वो बर्ड वॉचर थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, जिनका बहुत नाम है इस जगत में. उम्र की क्षति पर पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, मतलब उनकी मृत्यु बहुत निश्चित है. संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो. लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी. सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी. उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो. लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं. एकांत क्षण मतलब जब वो अकेले में होते थे और सोचते थे तो दूरबीन से अलग भी उनको देखा जा सकता था. ज़रूरी नहीं है कि उनको जब भी लोगों ने देखा हमेशा दूरबीन के साथ ही देखा, बिना दूरबीन के भी उनको देखा गया होगा. अब है महत्वपूर्ण शब्दावली मिथक. वैसी प्राचीन कहानी है उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करती है, मिथक कहलाती है. काया का मतलब होता है शरीर, उम्र की क्षति मतलब आयु का 100वां वर्ष, हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा, बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों का अवलोकन करने वाला, एकांत मतलब अकेलापन. पहला प्रश्न है कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का क्या नाम था. बेटा तो आपको पता ही है कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था. कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति का क्या नाम था. उनका नाम था सलीम अली. तो लिख देते हैं. अगला प्रश्न है कि लेखक ने सलीम अली की मृत्यु किन कारणों पर चर्चा की. तो दो ही कारण बताए थे, एक लंबी यात्राओं से होने वाली थकान और कैंसर. शायद मृत्यु के अंतिम मतलब ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्हें कैंसर भी हो गया था. नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो ये नोट डाउन कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट. तीसरा प्रश्न है लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों की वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी. इस पंक्ति में किस रोशनी की बात की गई है, आप अपने विचार लिखिए. देखिए, वह रोशनी है जो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के लिए समर्पित थी. ठीक है, आप इसमें अपने अर्थ को भी जोड़ सकते हैं कि उनकी जो आंखों की रोशनी थी, उनकी रोशनी का मतलब है पक्षियों के आसपास रहने की चाह.
जो पक्षियों के आसपास रहते थे वो खुश रहते थे। तो बेशक वो मृत्यु के आखिरी पड़ाव पर थे, पर फिर भी वो पक्षियों के आसपास थे, वो बहुत खुश थे। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर है कि गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांटकर उनके भेदों का नाम लिखिए। तो लंबी यात्रा, यात्रा का विशेषण है लंबी। जानलेवा बीमारी, इसमें बीमारी का विशेषण क्या हो गया? जानलेवा। और कमज़ोर काया, काया का विशेषण क्या है? कमज़ोर। तो ये 3 मैंने लिखे हैं। आप चाहें तो आप गद्य में से और उदाहरण को भी छांट सकते हैं, और भी आपको मिल जाएंगे। 3 मैंने उदाहरण के लिए लिख दिए हैं। अब आज की आपकी गतिविधि है कि क्या आपने भी मोबाइल, टीवी आदि से दूर रहकर एकांत के क्षणों को महसूस किया है? आप एकांत में क्या महसूस करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो बेटा मैं अपने विचार लिख रहा हूँ, कॉपी मत करना, अपने विचार लिखना। मैंने लिखा है एकांत क्या है? एकांत आनंद है जो मुझे इन दिनों लगता है। यह अकेलेपन का एक उच्च और रचनात्मक रूप है। वस्तुतः सॉलिट्यूड, जिसको एकांत को इंग्लिश में कहते हैं, अकेले होने का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अलगाव के विपरीत खुद के द्वारा धोखा दिया जा रहा है, लेकिन अकेला नहीं है, लेकिन वह खुद के साथ है, क्योंकि एकांत हमारी खुद की आंतरिक भावनाओं और इच्छाओं को समझने की एक प्रक्रिया है। यह हमारे शरीर चरित्र को समझने में मदद करता है। यह हमें तरोताज़ा कर अवसाद के लिए एक मार्ग के रूप में काम करता है। मतलब कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने जीवन को किस और लेके जा रहे हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है आज की वर्कशीट तो हमारी एंड हो गई है। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट में। और नीचे बेटा मैंने एक चैनल का लिंक दिया है, उस चैनल में जाइए और वीडियोस को देखिए। अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।